वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसमें भी इस लेक्चर्स में आप लर्न करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसमें भी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट समझ लेते हैं। क्या है? मैं यहां कुछ मैटर के एग्जाम्पल लिखता हूं। फर्स्ट हमारे पास यहां लिखता है आयरन और यहां लिखते हैं गोल्ड। सेकंड एग्जाम्पल जिनको मैं कंपेयर करूंगा वो है वाटर और H2S। थर्ड जिनको मैं कंपेयर करूंगा वो है AgCl और AgI। अब आते हैं हम हमारे फर्स्ट पेयर की ओर। ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों है एलिमेंट। अब अगला क्वेश्चन, क्या इन दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक जैसी है या डिफरेंट है? तो आयरन एक ऐसा है जिस पर बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाती है, जिस पे बहुत जल्दी जंग आ जाता है, लेकिन गोल्ड पे नहीं आता। आयरन की जो लस्टरस है, जो चमक है, वो गोल्ड के इक्वल नहीं होती। तो क्या रीजन है कि आयरन और गोल्ड इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है? मेन रीजन क्या है? आयरन जिनसे बना है वो क्या है? एटम्स ऑफ आयरन। और गोल्ड जिनसे बना वो क्या है? एटम्स ऑफ गोल्ड। इसका मतलब इस गोल्ड के एटम की प्रॉपर्टी आयरन के एटम से मैच नहीं करती, इसलिए इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। अब अगला क्वेश्चन आया, क्या आया कि ऐसा क्या है आयरन के एटम में जो गोल्ड के एटम में नहीं है, या ऐसा क्या है गोल्ड के एटम में जो आयरन के एटम में नहीं है? क्योंकि इससे पहले क्या एज्यूम किया जा रहा था कि डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एटम इनडिविजिबल है, हम एटम को और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। जब हम एटम को और आगे डिवाइड नहीं कर सकते तो गोल्ड और आयरन के एटम में क्या डिफरेंस है? सेकंड में कंपेयर करता हूं H2O और H2S। H2O लिक्विड है और H2O गैस है। ये न्यूट्रल है, ये एसिडिक है। इसका मतलब इन दोनों की भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, जबकि दोनों में कौन कॉमन है? ये दोनों है क्या? ये दोनों है मॉलिक्यूल। और इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूल है। अब अगला क्वेश्चन आया, डिफरेंट मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंट है? तो यहां ऑक्सीजन है और यहां सल्फर है। तो ऑक्सीजन की जगह सल्फर आने से इनकी प्रॉपर्टी चेंज क्यों हुई है? या थर्ड एग्जांपल लूं, ये दोनों है फॉर्मूला। AgCl का कलर व्हाइट है और इस AgI का कलर येलो है। फिर क्वेश्चन आया, इनके कलर डिफरेंट क्यों है? यानी किसी भी हम दो मैटर को कंपेयर करें, दो या दो से ज्यादा मैटर को, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है। और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने के पीछे क्या रीजन है कि वो जिनसे बने हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो मैं एलिमेंट की बात करूं तो यहां एटम्स डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट एटम्स है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। डिफरेंट मॉलिक्यूल में उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है क्योंकि उनके अंदर जो एटम है वो अलग अलग है। यहां 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है और यहां 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर है। यदि मैं फॉर्मूला की बात करूं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। अब पहला क्वेश्चन आया हमारे पास कि इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है, जबकि एटम तो कैसा है? इनडिविजिबल है। तो अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस के पास कि इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है। क्या है इनके अंदर जो ऐसा है जो बाकी में नहीं है? यानी कहीं कुछ ऐसा राज है जो इन एटम के अंदर छुपा हुआ है और वो ही डिसाइड करता है कि किस एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी। लेकिन सर डाल्टन ने तो क्या कहा कि एटम के अंदर कुछ नहीं है, या जो है आप पता नहीं लगा सकते। यानी एटम क्या है? इनडिविजिबल है। तो क्या वास्तव में एटम इनडिविजिबल है? नहीं है। एटम के अंदर मेन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। क्या है इसके अंदर? इन सभी के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं
ऑल एटम्स, याद रखना बच्चों, ऑल एटम्स किसको छोड़कर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इसको छोड़कर जितने भी सारे एटम्स हैं उनके अंदर क्या है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। और यहीं पर जो डाल्टन थ्योरी है वो रोंग हो गई थी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। और वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। ये 3 पार्टिकल्स हमारे पास है। शॉर्ट में मैं क्या क्या कह दूं इसे, पेन, तो पी का मतलब क्या है, प्रोटॉन, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन और एन का मतलब है न्यूट्रॉन। तो आज के लेक्चर्स में हम क्या लर्न करने वाले हैं, कैसे मालूम चला इलेक्ट्रॉन के बारे में, और सबसे पहले किसने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन सभी मैटर के अंदर है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूं, इनको रिमूव करके यहां पर अभी तक जो मैंने आपको समझाया है उसके मैं नोट्स लिख देता हूं, ताकि आपको उनसे कॉपी करके नोट्स लिखना आसान हो जाएगा। अभी हमने जो भी लर्न किया है उसके मेन की पॉइंट मैंने यहां बोर्ड पे मेंशन कर दिए हैं, हम इनको जल्दी से समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि हमारे आसपास बहुत तरह के मैटर है और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, और उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के पीछे रीजन क्या है कि उनके अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट में हमारे दिमाग में अब क्वेश्चन आता है कि इनके अंदर अलग अलग एटम होने से इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग कैसे हो गई, यानी एटम के अंदर कुछ ऐसा है जो उसको दूसरे एटम से डिफरेंट कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई द एटम ऑफ वन एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अनोदर एलिमेंट। एक एलिमेंट जो मैंने अभी एग्जांपल लिया गोल्ड और आयरन का, गोल्ड का जो एटम है उसकी प्रॉपर्टी आयरन के एटम से डिफरेंट क्यों है, क्या रीजन है। और सेकंड क्या आता है कि इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसका मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ अलग है। इसका मतलब एटम क्या वास्तव में इनडिविजिबल है, आर एटम रियली इनडिविजिबल। तो अब इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब, पहले इसका जवाब नो, एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है। एटम्स को बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या काम किया है कि उनके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनको डिस्कवर किया है। नो, एटम इज डिविजिबल, एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, एंड ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इसको याद रखना, हाइड्रोजन को छोड़ के ऑल 3, उस ऑल को हटा देते हैं, ऑल एटम कंटेन, यहां लिख देते हैं कंटेन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फर्स्ट कौन सा है यहां पर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ये न्यूट्रॉन। ये 3 पार्टिकल सभी एटम्स में मिलते हैं, किसको छोड़कर, इस हाइड्रोजन को छोड़कर जिसका सिंबल ये है। इसके अंदर कौन सा नहीं है, ये न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इस हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एटम हैं उन सब में हमें ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे। तो क्या कंफर्म हुआ, एटम डिविजिबल है। और यहीं पर कौन गलत हो गए, सर डाल्टन। और लास्ट हमारे पास क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अलग अलग होते हैं। तो मैं बात करूं यहां पर गोल्ड की, तो गोल्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो 79 है, प्रोटॉन भी कितने हैं, 79 है। और आयरन की बात करें तो यहां आयरन में कितने हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 26, और इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 26। तो ये इलेक्ट्रॉन 26, प्रोटॉन 26, और यहां कितने हैं, 79 और 79। इसका मतलब इन एटम के अंदर जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, मेन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके नंबर डिफरेंट है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देयरफॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज
डिफरेंट है। अब हम कहाँ चलते हैं, ये तो हमारे पास क्या खत्म हो गया, एक आइडिया हो गया है कि अलग अलग एटम की प्रॉपर्टी अलग अलग होने के पीछे का जो मेन रीजन है वो है उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अलग अलग एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नंबर अलग अलग हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर कैसे किया गया, तो आज के लेक्चर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहला पार्टिकल जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ वो था इलेक्ट्रॉन। तो हम चलते हैं हमारे आगे की जर्नी में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, तो हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो पहला पॉइंट है वो बात है 1879 में सर विलियम क्रुक्स। सर विलियम क्रुक्स ये क्या कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे, किसकी स्टडी कर रहे थे, स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस एट वेरी लो प्रेशर। क्या है ये समझें, क्या गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है क्या। कैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक मैं वायर यहां लगाता हूं, ये इलेक्ट्रिसिटी का एक वायर है, दूसरा वायर यहां है और इनके बीच कोई कनेक्टिविटी नहीं है, यहां गैस भरी हुई है, तो क्या इस वायर के एंड से इस वायर के एंड तक इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है या नहीं, यानी गैस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है या नहीं, इसकी स्टडी कर रहे थे। और इसकी स्टडी के लिए इन्होंने एक अपरेटस बनाया जिसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि ये इन्होंने बनाई थी इसीलिए इसका नाम क्या हो गया बाद में, क्रुक्स ट्यूब्स, क्रुक्स ट्यूब हो गया। तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या है पहले हम इसको समझते हैं। अप्रोक्सीमेट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग इस तरह की ये ट्यूब है जिसमें दोनों एंड जो है वो सील्ड है, ये इसका पहला एंड, ये दूसरा एंड, दोनों सील्ड है। और यहां पर क्या है, एक लेटरल या साइड ट्यूब है, ये है साइड ट्यूब। और ये किससे कनेक्टेड है, ये वैक्यूम से कनेक्टेड है। वैक्यूम का मतलब जो इस अंदर की गैस को बाहर खींच सकता है, ये वैक्यूम से कनेक्टेड है, साइड ट्यूब है। और ये पूरा का पूरा डायग्राम किसका बना रहा हूं मैं, डिस्चार्ज ट्यूब का बना रहा हूं। इस डिस्चार्ज ट्यूब के यहां दोनों एंड पर, यहां और यहां, दो मेटल की प्लेट है जो किसका काम करेगी, यहां पर इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड का काम करती है। इलेक्ट्रोड का मतलब एक मेटल की प्लेट जो किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से बॉन्डेड है, जो किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जुड़ी हुई है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी आएगी और इस मेटल के प्लेट पर आएगी, इसको हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोड। तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड यहां, दूसरा इलेक्ट्रोड यहां पर है। ये इलेक्ट्रोड किससे जुड़ा हुआ है, इस बैटरी के या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं कैथोड। ये नाम याद रखना, कैथोड। और इसे कहते हैं एनोड, ये भी नाम याद रखना। और ये क्या है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसको बनाकर कौन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सर विलियम क्रुक्स कर रहे हैं। और यहां इन्होंने क्या भर दी, यहां गैस भर दी। कौन सी गैस, मान लो कि इन्होंने यहां हाइड्रोजन गैस भर दी। और वो क्या कर रहे हैं, यहां पर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। पहला यहां क्या लगाया, हाई वोल्टेज, कितना लगाया इन्होंने लगाया है 10,000 वोल्ट। हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका जो वोल्ट है वो है 250 वोल्ट, और यहां कितना लगा हुआ है 10,000 वोल्ट। और क्या हुआ कि चार अलग अलग कंडीशंस हुई। पहली कंडीशंस, अंदर जो भी गैस भरी, हमने यहां कौन सी ले ली है, हाइड्रोजन गैस, उसका जो प्रेशर था अंदर वो बाहर के प्रेशर के इक्वल था। यानी कितना था, 1 atm अंदर का प्रेशर था। 1 atm किसका प्रेशर था, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, जो इस डिस्चार्ज ट्यूब पे प्रेशर लगा रही है, वो है 1
एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी बाहर के प्रेशर्स के इक्वल, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर का प्रेशर रखा गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडक्शंस नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या काम किया कि अंदर के में से कुछ हाइड्रोजन बाहर निकाल दी। जब हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो अंदर हाइड्रोजन कम हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर भी कम हो जाएगा। कितना कम कर दिया इन्होंने? 1/100 यानी एटीएम, बाहर के प्रेशर से 100 टाइम्स कम कर दिया प्रेशर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 10⁻⁻² एटीएम। इतना प्रेशर जब कम कर दिया तब यहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई और यहां पर साथ में चमक भी प्रोड्यूस हुई। यहां बीच में कहीं क्या प्रोड्यूस हो रही है? ग्लो। तो साथ में दो काम हुए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुई, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब क्या है कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी या यहां आना स्टार्ट हो गई है। कौन से प्रेशर्स पर हुआ? ये लो प्रेशर्स पे, यानी 1/100 एटीएम पे, यानी 10⁻⁻² एटीएम पे। तो यहां से क्या मालूम चला कि लो प्रेशर पर गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, बस कंडीशंस क्या है कि उसका प्रेशर बहुत कम होना चाहिए। अब आते हैं सेकंड, और साथ में क्या हुई? यहां पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई और क्या प्रोड्यूस हुई? कलर्ड ग्लो। कलर्ड ग्लो यानी यहां चमक बनी है। तो ये हुआ इसका पहली कंडीशंस, दूसरी कंडीशंस। अब तीसरी कंडीशंस इसकी ऊपर लिख देता हूं। तीसरी कंडीशन में इन्होंने क्या काम किया? प्रेशर को और कम किया। और कितना कर दिया? जितना है उसका डबल, यानी थर्ड कंडीशंस में क्या कर दिया? 1/1000 एटीएम, यानी जो एयर का प्रेशर है उससे 1000 गुना प्रेशर कम कर दिया। यानी यहां क्या लिख दूं मैं? 10⁻⁻4 एटीएम। तो क्या हुआ? सेम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो हुई लेकिन क्या हुआ? नो ग्लो प्रोड्यूस। अब यहां चमक जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुई है। तो एक चीज हो गई, एक चीज बंद हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शंस तो हो रहा लेकिन अब ग्लो प्रोड्यूस नहीं हो रही है। फोर्थ कंडीशंस इन्होंने क्या काम किया? थोड़ा सा एक चेंजेस कर दिया। ये जो एनोड है, इस एनोड में थोड़ा सा चेंजेस क्या कर दिया? यहां एक ऐसा एनोड ले लिया जिसके बीच में बहुत सारे छेद थे, बहुत सारे क्या थे? छेद थे। और ऐसे एनोड को क्या कहते हैं? परफोरेटेड। क्या काम किया? एनोड कौन सा लिया इन्होंने? परफोरेटेड एनोड। और जो ही ये एनोड लिया क्या काम हुआ? अब ये इसके बीच में से कुछ यहां गया, इस जो छेद है थे इनमें से कुछ गया और जाके इस ग्लास की दीवार से टकराया और टकराते ही यहां पर इस वाल के ऊपर, ग्लास की ये जो वाल है यहां पर क्या हुआ? फेंट ग्रीन कलर की, बहुत लाइट कलर का ग्रीन, फेंट ग्रीन कलर की ग्लो प्रोड्यूस हुई। और क्या कहा सर विलियम क्रूक्स ने कि यहां कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहां से आ रहा है और वो कैसा है? इनविजिबल है, दिखता नहीं है। यहां कुछ नजर नहीं आ रहा था तो यहां से कुछ ना कुछ आया है। कहां से आया है? एनोड से आया है। और वो किस तरफ जा रहा है? कहां से आया? कैथोड से आया है। और वो किस तरफ जा रहा है? एनोड की तरफ जा रहा है। इसीलिए यहां से जो रेडिएशन आ रही है, जो भी आ रहा है, उनको इन्होंने क्या कहा? कैथोड रेज। कैथोड रेज। तो फर्स्ट हमारे पास क्या मालूम होना चाहिए कि कैथोड रेज कहां से प्रोड्यूस हुई? इनिशियली सबसे पहले इस कैथोड से प्रोड्यूस हुई। कब हुई? जब हमने हाई वोल्टेज लगाया और अंदर की जो गैस थी उसके प्रेशर्स को बहुत कम रखा और ये गैस, ये जो रेज है ये इस तरफ जा रही है और हमने कौन सा एनोड लिया है? परफोरेटेड, जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे यहां बीच में छेद थे। उन छेद में से कौन गई? ये रेज गई और इस ग्लास से जाके टकराई और टकराने पर फेंट ग्रीन कलर की ग्लो प्रोड्यूस हुई। और विलियम क्रूक्स ने कह दिया कि यहां से जो रेज आ रही है वो कौन सी है?
कैथोड रेज है। इस तरह से किन की डिस्कवरी हो गई? कैथोड रेज की हो गई। अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होना बाकी है। तब मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसको रिमूव कर देता हूं मैं। कैथोड रेज के डिस्कवरी के लगभग 18 इयर्स बाद में सर जे थॉमसन ने इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज की स्टडी करी और यहीं से मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन जैसा कोई पार्टिकल्स भी है। तो हम एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, समझना बच्चों, काम की सारी प्रॉपर्टीज। कैथोड रेज कहां से जा रही है? कैथोड से एनोड जा रही है, इस तरफ जा रही है। अब हमें पहला क्या पता लगाना है कि ये रेज जो है ये सीधी जा रही है, इस तरह से जा रही है, घूमती हुई जा रही है, यानी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, यानी जिगजैग मूवमेंट करती है या स्ट्रेट मूवमेंट करती है। तो यहां हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। यदि इसकी शेडो ठीक इसके पीछे बनती है तो इसका मतलब है कि ये रेज इस तरफ ऐसे आ रही है, यानी स्ट्रेट आ रही है। और यदि इसकी शेडो यहां नहीं बन के इधर 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 कहीं भी बने, इसका मतलब है कि ये रेज जो है ये सीधी नहीं जा रही है। ऑब्जेक्ट रखा गया और इसकी शेडो ठीक इसके पीछे बनी। इससे क्या कंफर्म हुआ कि ये जो कैथोड रेज है ये कैसे मूव करती है? इन स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये सीधी जाती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती। सेकंड प्रॉपर्टी, किसकी बात हो रही है सारी? ये कैथोड रेज की बात हो रही है। तो पहली प्रॉपर्टी की स्टडी हो गई। सेकंड क्या मालूम करना हमें अब कि ये बनी भी किसके है? क्या ये कोई पार्टिकल से बनी हुई है या केवल रेज है? इसको समझना बच्चों, ध्यान से समझना। मान लो कि मेरे पास एक टॉर्च है जिसके अंदर 3 सेल है। इस टॉर्च को मैं यदि यहां रखूं और इसको चालू कर दूं और यहां मैं एक रोटेटिंग पेडल रख दूं, जिसको मैं फूंक मारूं तो वो घूमेगा, तो उस पेडल को मैं यहां ले आऊं और यहां इस तरह से ले आऊं और यहां क्या है? टॉर्च है। इस टॉर्च को मैंने जो ही ऑन किया और इस रोटेटिंग घूमने वाले पेडल के सामने लेके आता हूं, तो क्या ये रोटेटिंग पेडल जो है वो रोटेट होगा या नहीं? ये रोटेट नहीं होगा। अब इसको हटा देता हूं। अब मैं यहां इसे यहां लेके आता हूं, इसे मैं जोर से फूंक मारता हूं, तो क्या होगा? ये रोटेटिंग पेडल घूमने लग जाता है। अब क्वेश्चन आया कि इस टॉर्च के समय ये घूमा क्यों नहीं, ये रोटेट क्यों नहीं हुआ, और मेरी फूंक मारने से रोटेट क्यों हुआ? तो आंसर है कि मैंने जो फूंक मारी उससे उस रोटेटिंग पेडल की जो ब्लेड थी वहां प्रेशर लगा। किसने लगाया? उस CO2 गैस के या ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स ने लगाया। तो क्वेश्चन क्या आया कि यदि ये रोटेटिंग पेडल घूम रहा है, इसका मतलब है कि इससे जो आके टकरा रहा है उसमें पार्टिकल्स हैं, और यदि ये नहीं घूम रहा है इसका मतलब इससे जो आके टकरा रहे हैं उनमें पार्टिकल्स नहीं है। टॉर्च वाली कंडीशन में यहां से जो लाइट आ रही थी उसमें पार्टिकल्स नहीं थे, तो ये रोटेटिंग पेडल जो है ये घूम नहीं रहा था। तो यहां क्या काम करें हम लोग? इसके बिल्कुल यहां पर क्या लेके आ जाएं? एक रोटेटिंग पेडल लगा दें यहां पर, इस तरह से जो घूम सकता है। और जो ही हमने यहाँ पेडल लगाया तो ये पेडल क्या हुआ? ये रोटेट होना स्टार्ट हो गया। इससे क्या कंफर्म हुआ कि यहाँ से जो रेज आ रही है वो किनकी बनी हुई है? वो पार्टिकल्स की बनी हुई है। ध्यान रखना, जो कैथोड रेज है उनकी कैसी नेचर है? उनकी मेटेरियल नेचर है, यानी वो किसी ना किसी पार्टिकल्स की बनी हुई है। सेकेंड पॉइंट हमारा, मेड बाय मेटेरियल पार्टिकल्स। ये किसी ना किसी पार्टिकल्स की बनी हुई है। यही इसकी मेन प्रॉपर्टी है कि जो कैथोड रेज है वो पार्टिकल्स की बनी हुई है। अब आते हैं हम थर्ड हमारे पास क्या है? इसको भी हटा देता हूं मैं, पेडल को हटा देता हूं। यदि हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के इधर और इधर बाहर की तरफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, 2 वायर लगा दें इलेक्ट्रिसिटी के, एक वायर कौन सा होगा? पॉजिटिव, एक वायर कौन सा होगा? नेगेटिव। और ये चेक करते हैं क्या ये अभी भी स्ट्रेट जा रही है या किसी तरफ टर्न हो रही है, मुड़ रही है। मान लेते कि यदि ये स्ट्रेट जा रही है, सीधी जा रही है, किधर भी नहीं मुड़ी है, तो क्या कंफर्म हो जाता कि इनके ऊपर चार्ज
नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो ही हमने यहाँ बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये जो रेज है ये इस पॉजिटिव की ओर टर्न हो गई। जिससे क्या कंफर्म हुआ कि ये जो रेज है इनके अंदर जो पार्टिकल्स है उसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। और ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज की ओर, इसीलिए इस तरफ क्या हो गई, ये टर्न हो गई है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मेड बाय या पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर नेगेटिवली या नेगेटिव चार्ज्ड, ये काम की प्रॉपर्टी है। तो यहां तक कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 3 हमारे पास। स्ट्रेट मूव करती है, शेडो पीछे बनी है। थर्ड हमारे पास है ये पेडल को रोटेट करती है, इसका मतलब ये पार्टिकल्स की बनी हुई है। थर्ड नंबर, इनके पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज की ओर टर्न हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इनके पार्टिकल्स पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। अब आते हैं इसकी 4th नंबर प्रॉपर्टी, और वो क्या है, यदि ये जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज, इनके सामने कोई मेटल रख दी जाए, कौन सी मेटल रखें, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, तो जो ही कैथोड रेज इससे टकराती है और तो इससे क्या बाहर निकलती है, एक्स रेज बाहर आती है। यानी कैथोड रेज जब किनसे टकराएगी, ऐसी मेटल से टकराएगी जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां से कौन बाहर आती है, एक्स रेज बाहर आती है। जो हम एक्सरे लेते हैं हमारे बोन्स का, वो वाली एक्सरे। 5th नंबर, यदि एक्सरे, यही कैथोड रेज, यदि कैथोड रेज कहां जाए, एक थिन यानी पतली मेटल की फॉइल से टकराए, थिन मेटल की फॉइल से टकराए, तो ये क्या काम करती है, उसको पेनिट्रेट करती हुई, उसको भेदती हुई दूसरी साइड चली जाती है। इसे कहते हैं इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट। यानी ये थिन मेटल की फॉइल को पास करके उस साइड में चली जाती है, और इससे क्या कंफर्म होता है कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी स्पीड क्या है, हाई है, हाई स्पीड है उसकी। ये तभी हो सकता है जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी वो एकदम आएगा, टकराएगा और इस मेटल की फॉइल को पेनिट्रेट करता हुआ दूसरी साइड में चला जाएगा। अब आते हैं 6th नंबर प्रॉपर्टीज की, वो इसी के साथ जुड़ी हुई है। यदि कैथोड रेज थिन मेटल की फॉइल से टकराती है, तो इस मेटल की फॉइल को ये गर्म कर देती है, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, थिन फॉइल से टकराएगी, थिन फॉइल से टकराएगी तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती है, इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। अब मैं इन प्रॉपर्टीज को, शुरू की 3 प्रॉपर्टीज को रिमूव कर रहा हूं, उसके बाद हम आगे वाली प्रॉपर्टीज में चलते हैं। 7 जो प्रॉपर्टीज है उसको बच्चों आराम से समझना क्या है। मान लेता हूं कि यहां कौन सी गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस, और यहां से कौन आ रहे हैं, यहां से आ रही है कैथोड रेज। तो ये जब कैथोड रेज आएगी और यहां हाइड्रोजन है, तो इनके बीच क्या होगा वो मैं यहां समझाने की ट्राई करता हूं। यहां से आ रही है ये कैथोड रेज और यहां कौन है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। हमें क्या मालूम है कि इनकी स्पीड ज्यादा है, और जब ये आएंगे इस मॉलिक्यूल से टकराएंगे, तो टकराने के बाद जब आगे जाएंगे तो इनकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो गई। क्यों हुई, क्योंकि इस कैथोड रेज ने अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन इस हाइड्रोजन को दे दिया है। इस तरह से 1 2 3 बहुत सारे कैथोड रेज के पार्टिकल्स इस हाइड्रोजन से कोलाइड करेंगे, और जो जो इससे कोलिजन होगा इसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन इसको दे रहे हैं। तो क्या काम होगा, ये जो 2 हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़े हुए हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। पहला काम हुआ कि दोनों हाइड्रोजन के एटम अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग होने के बाद भी ये यहीं पर हैं, ये अलग अलग हो गए हैं। ये पहला। ये दूसरा, अभी भी इनसे आके कौन टकरा रहे हैं, ये कैथोड रेज के पार्टिकल्स टकरा रहे हैं,
और जब ये इनसे टकराएंगे तो अब इनकी एनर्जी भी क्या होगी, अब इनकी एनर्जी भी बढ़ने लग गई। और फाइनली क्या हुआ कि इसके अंदर से एक पार्टिकल्स बाहर निकला। यही है बच्चों इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अंदर जो गैस भरी हुई थी वो गैस पहला क्या काम हुआ, टूट गई, उनके बीच का बॉन्ड टूट गया, धीरे धीरे उनकी एनर्जी और बढ़ती गई। तो यहां से क्या बाहर निकला, एक पार्टिकल्स बाहर निकला। और ये जो पार्टिकल्स यहां से बाहर आ रहा है ये इस कैथोड रेस के पार्टिकल से, कैथोड रेस के पार्टिकल से बिल्कुल मिलता जुलता था। पहला काम क्या हुआ, H2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि एनर्जी इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। उसके बाद ये जो दो H बने हैं इनकी एनर्जी भी बढ़ रही है, क्योंकि इनसे भी कौन टकरा रहे हैं, कैथोड रेस के पार्टिकल्स। फाइनली इनकी एनर्जी इतनी बढ़ गई कि इनके अंदर से एक पार्टिकल्स बाहर आया। और ये जो पार्टिकल्स है ये किससे मिलता जुलता है, इस कैथोड रेस के पार्टिकल से। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन, कैथोड रेस कहां से प्रोड्यूस होती है। कैथोड रेस काम का पॉइंट है, कैथोड रेस इनिशियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड। पहले तो कैथोड से प्रोड्यूस हुई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद इस गैस से भी ये पार्टिकल्स जो बाहर निकल रहा है ये भी क्या बनाएगा, कैथोड रेस का फॉर्मेशंस करेगा। फोर्थ पॉइंट को रिमूव कर देता हूं, सारे हटा देता हूं। यार इनिशियली तो कहां से प्रोड्यूस हुई है कैथोड रेस, कैथोड से, बट इट आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गैस filled in डिस्चार्ज ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी हुई है उससे भी ये प्रोड्यूस हुई है। और ये 7 पॉइंट बड़े काम का है बच्चों। और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, 7 पे वापस याद रखना, कैथोड रेस कैथोड के अलावा इस गैस से भी प्रोड्यूस होती है। तो अब क्या काम हुआ, 8वें पॉइंट में क्या काम किया, सर जे थॉमसन ने यहां हाइड्रोजन गैस ली, उसके बाद यहां से पार्टिकल बाहर आया, हाइड्रोजन के बाद बहुत सारी अदर गैसेस भी, हाइड्रोजन को निकाल दिया, अब यहां दूसरी गैस ले ली, मान लो ऑक्सीजन ले ली, क्लोरीन ले ली, फ्लोरीन ले ली, अलग अलग गैस या नाइट्रोजन ले ली, अलग अलग गैस को यहां फिल किया। और फिल करने के बाद चेक क्या किया कि सबके अंदर से ये पार्टिकल्स बाहर निकलता है। और ये पार्टिकल्स कैथोड रे के पार्टिकल्स से मिलता जुलता है। इसका मतलब सभी एटम के अंदर ये पार्टिकल्स है। और इस पार्टिकल्स को सर स्टोनी ने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो यहां 7.8 नंबर पॉइंट क्या है, ऑल मैटर कंटेन दिस नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो अलग अलग गैस भरी गई तो सब में से ये पार्टिकल्स बाहर निकला था, नहीं सभी मैटर के अंदर ये पार्टिकल्स है। और 9 नंबर पॉइंट क्या है इसी का, सर स्टोनी ने क्या कह दिया कि जो कैथोड रेस का नेगेटिव पार्टिकल्स है उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, सर जे थॉमसन ने। लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम जो है वो सर जे थॉमसन ने नहीं दिया था। सर जे थॉमसन ने ही बताया था कि जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी हुई है। और इस पार्टिकल्स को जो इलेक्ट्रॉन नाम है वो किसने दिया है, सर स्टोनी ने दिया है। और बच्चों लास्ट वाली 10 नंबर प्रॉपर्टीज की, यहां से ये 7 नंबर को हटा देता हूं, ये वाली लास्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की। यदि आपने ये ढंग से समझ ली तो अगले वीडियो में जो एनोड रेज आएगी उसकी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगी। 10 नंबर क्या है, E/m ऑफ कैथोड रेज। क्या है E/m, E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
कैथोड रेस किसकी बनी हुई है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की बनी। उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया था? इलेक्ट्रॉन। तो ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझना क्या है ई बाई एम। यदि मैं यहां हाइड्रोजन की जगह पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन कोई भी गैस भर दूं, अभी कंडीशन में जो पार्टिकल्स बाहर आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ रहा है। तो जो अलग अलग गैस भरेंगे तो उन अलग अलग गैस की कंडीशंस में जो कैथोड रेस बनेगी, हाइड्रोजन भरो, ऑक्सीजन भरो, Cl2 या F2, अलग अलग गैस भरने पर जो रेस बाहर निकलेगी उसका जो E बाई एम है वो सबका कैसा रहेगा? सेम रहेगा। यानी कैथोड रेस का जो E बाई एम है वो किस पे डिपेंड नहीं करता? स्टार वाला पॉइंट है। E बाई एम ऑफ कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस। आप किसी भी गैस को अंदर भर दो, उसमें से कौन बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहा है तो उसका चार्ज और उसके मास का रेशियो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो कैथोड रेस का E बाई एम जो है वो किसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करता, इस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस भरी हुई है। और यहां तक क्या डिस्कवर हो गई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। स्टार्ट हुआ विलियम क्रुक से, उसके बाद आए सर जे थॉमसन और उसके फाइनली कौन आए? स्टोनी। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर 3 काम जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू बच्चों।